तो हेलो बच्चों, देखिए बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए आप लोग का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है इसका आज हम सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। कक्षा 10 का आप लोग को पता है कि मॉडल पेपर जारी हो गया है, तो सभी का सॉल्यूशन इस चैनल पर आप लोग को कराया जाएगा। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहें, फिर से मैं बोल रहा हूँ। और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको पता है कि मैं PDF सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग को मार्च के टाइम में इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो PDF से बहुत हेल्प होता है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देंगे, कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, सारी बातें करेंगे। लेकिन एक काम आप लोग को करना है कि सभी लोग को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। ग्रुप स्टडी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 4-5 जन मिलके आप लोग डिस्कशन किया करें, है ना। चैनल से जुड़ जाएं, सभी दोस्तों को भी जोड़ दें और साथ में डिस्कस करें। जिस तरह से मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराऊंगा और आप फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बात भी कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो उससे क्या होगा, डिस्कशन हो पाएगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन के मतलब कि पूरा देख लेते हैं क्या होने वाला है। इससे पहले मैंने साइंस का पेपर करवा दिया। साइंस का पेपर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से करा है। अगर आप देख लोगे उसको और उसको आपको नहीं पसंद आएगा तब कहना। उसके अलावा मैं मैथ का कराने वाला हूँ जो कि बोर्ड में मैं कराऊंगा, तो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। तो उससे भी आप लोग कर लीजिएगा ताकि बोर्ड में देख के करने से ज़्यादा याद रहेगा। आप लोग को तरीका भी बताऊंगा। तो सारे सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, PDF भी दे रहा हूँ। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। बाद में इधर उधर भटकना नहीं पड़े, इसलिए मैं सारी सुविधाएं आप लोग के लिए दे रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या क्या क्वेश्चन आया है देख लीजिए। सबसे टफ पेपर आप लोग का SST ही रहता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। SST में क्वेश्चन थोड़े टफ आते हैं। राष्ट्रवाद, है ना। राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? राष्ट्रवाद याद रखिए कि किसी एक देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, है ना, और उसके प्रति जितने भी वहाँ पे जितने भी कल्चर्स होते हैं वो सभी का सम्मान करना, है ना, और उसी के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझना, वो हो गया राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इसमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो समान संस्कृति से जुड़ी होती है, तो ये तो सही अभी मैंने बताया। समान इतिहास भी होता है, भाषा और लोक परंपरा भी एक ही होता है। तो एक राष्ट्र का आपको पता है कि पूरे धरती में जितने भी राष्ट्र हैं सभी देश अपने अपने बाउंड्री अलग अलग कर लिए हैं, ठीक है। तो सभी का अपना अपना समान संस्कृति और इतिहास और भाषा और लोक परंपरा के आधार पर बढ़ते चले गए और इस तरह से राष्ट्रवाद हुआ, है ना। तो इसलिए ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर होगा, है ना, क्योंकि कोई भी देश में राष्ट्रवाद इसी के आधार पर पनपा है, ठीक है। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है आप लोग को कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो याद रखिएगा सेकेंड का आपका आंसर हो जाएगा प्रसा। प्रसा के वो चांसलर थे। कहाँ के थे? प्रसा के। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो देखिए यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात कहा गया है, तो आप लोग सारे आंदोलन का नाम जान लीजिए। खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी ने ही किया था, और ये बारदोली आंदोलन जो है इसका आंसर हो जाएगा कि बारदोली आंदोलन आपका सरदार पटेल ने किया था। 3 का आपका B आंसर हो जाएगा, बारदोली आंदोलन। इसके अलावा मैं बता दूँ चंपारण आंदोलन भी महात्मा गांधी जी ने ही किया था। और फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, जो कि आप लोगों को ऐसा बाद में पढ़िएगा इंटर में कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही, दूसरे द्वितीय सत्याग्रही, तृतीय सत्याग्रही। तो याद रखिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भी महात्मा गांधी जी ने ही शुरू किया था, प्रारंभ करवाया था। आगे देखिए साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था और इसका जोरदार विरोध हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था साइमन कमीशन का। तो ये भारत क्यों लाया गया? तो फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, ठीक है। तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, ठीक है। 5th नंबर में देखिए कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो एशिया और यूरोप के बीच में किस तरह से व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग, आप लोग पढ़े होंगे सिल्क रूट, है ना। तो रेशम मार्ग से ही आप लोग का व्यापार होता था, किसमें? एशिया और यूरोप का। आगे देखिए गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो यहाँ पे अमेरिका में असेंबली लाइन का बात कर रहा है कि गाड़ियों उत्पादन के लिए सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D, है ना, हेनरी फोर्ड। कौन हो जाएगा? हेनरी फोर्ड, ठीक है। डॉन ऑफ द सेंचुरी, देखिए ये डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक जो चित्र है उसमें किसका महिमा मंडन किया गया? तो महिमा मंडन उसमें किसका किया गया? तो 7 का आंसर हो जाएगा संगीत का। किसका? संगीत का। देख रहे हैं क्वेश्चन कहीं से भी बीच से आप लोग को दे दिया जाता है इसमें। फिर देखिए पूछ रहा है कि स्पिनिंग जेनी, है ना, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो 8th का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कताई A, ठीक है। 8th का आंसर हो जाएगा कताई A। आगे देखिए भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? तो प्रिंटिंग प्रेस भारत में सबसे पहले 9 का आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा कि पुर्तगाली भारत को छोड़कर जाने वाले सबसे लास्ट में भी थे, कि पुर्तगाली सबसे लास्ट में छोड़ के गए थे, ठीक है। तो 9 का हो जाएगा पुर्तगाली।
आगे देखिए गैली का अर्थ क्या है, तो गैली देखिए प्रश्न पूछ लिया कि गैली क्या है, तो गैली आपका क्या होता है, धातुई फ्रेम होता है। तो 10th का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11th में देखिए पूछ रहा है कि यदि सरकार के विभिन्न अंग जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आप लोगों को पता होगा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का काम क्या होता है। न्यायपालिका न्याय दिलाने का काम करती है, विधायिका मतलब कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको काम करवाती है ना। तो न्यायपालिका के बीच सत्ता का जो बंटवारा होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसको सत्ता का क्या कहते हैं। 11 का क्या हो जाएगा, क्षैतिज वितरण, क्योंकि देखिए 3 भाग में बांटा गया है, विधायिका, फिर यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देखिए इस तरह जो लिखा जाता है ये हो गया क्षैतिज, और जिसके नीचे आ जाएगा कार्यपालिका में फिर आएगा ब्यूरोक्रेट्स, फिर आएंगे कुछ, फिर विधायिका में आएगा MLA MP, फिर यहाँ पे न्यायपालिका में आएगा कोर्ट, ये जो भी है न्याय सुप्रीम कोर्ट, ये तो ये क्षैतिज, ये फिर ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर। विधायिका में भी केंद्रीय सरकार है ना, स्थानीय सरकार, ये सारा जो मतलब अंतर किया जाता है वो ऊर्ध्वाधर हो जाता है, जो ऐसे ऐसे करके बटेगा। यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस तरह से बढ़ता है ना, तो हो गया ऊर्ध्वाधर, लेकिन यहाँ क्या हो गया, क्षैतिज। 12th में देखिए पूछ रहा है भारतीय संघ में इस समय है, तो भारतीय संघ में इस समय क्या है, तो भारतीय संघ में याद रखिए इस समय 12 का आंसर बी हो जाएगा, 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश क्षेत्र भी है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 28 राज्य है और 8 संघीय क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखिए मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है, तो यहाँ मेक्सिको आंदोलन से पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मेक्सिको ओलंपिक की जो कहानी है किससे ओलंपिक की जो कहानी किस आंदोलन से संबंधित है, तो अश्वेत शक्ति आंदोलन से। किससे, अश्वेत शक्ति आंदोलन से। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आता है। आगे देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता मतलब डिस्क्रिपेंसी मतलब कि छुआछूत जो होता है वो समाप्त कर दिया गया, किस अनुच्छेद से किया गया, तो ये बहुत मतलब कि अजीब था। आप लोगों को पता होगा कि BR अम्बेडकर ने इन सभी चीज़ों पर बहुत ही विशेष मतलब कि टिप्पणी की है, उल्लेख भी किए हैं संविधान में। तो BR अम्बेडकर को इसके लिए क्या बोला जाता है, संविधान का जनक इन्हीं को कहा जाता है भारत में, BR अम्बेडकर। भारत के पहले कानून मंत्री भी कौन थे, BR अम्बेडकर। ये सारी चीज़ याद रखिए आप, ठीक है। फिर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, BR अम्बेडकर। तो उन्होंने ही क्या किया था, दलितों को मतलब कि प्रभाव में लाने के लिए, मतलब अच्छे से नेतृत्व में लाने के लिए उन्होंने ये सभी काम किए थे। तो क्या कहते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार उन्होंने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17, तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए पूछ रहा है बामसेफ BAMSCEF निम्न में से किसका संगठन है, तो किसका संगठन है, तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा, 15 का बी आंसर हो जाएगा, सरकारी कर्मचारियों का। 16 में देखिए पूछ रहा है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, तो भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं उसको मान्यता कौन देता है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा आप लोग को। चुनाव आयोग देता है ना, उसके बाद ही वो चुनाव लड़ सकते हैं, कि राजनीतिक दलों को मान्यता दिया जाता है कि कौन कौन चुनाव लड़ सकते हैं, और वो रद्द भी करते हैं, चुनाव आयोग भी रद्द भी वही करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, तो ये पूछ रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, तो लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी सरकार होता है, सही है। जिम्मेदार सरकार भी होता है, सभी की जिम्मेवारी भी लेता है। और वैध सरकार मतलब सभी के लिए मान्य होता है, मतलब एक राज्य में जब चुना जाता है तो वो सबके प्रधानमंत्री या राज्यपाल होते हैं, सिर्फ किसी एक के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं होते। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि चुने हुए पूरे इलाके के वो होते हैं, और उत्तरदायी सरकार है, कुछ भी वहाँ पर जो घटना घटती है वो जिम्मेदार सरकार भी और वैध सरकार भी है। 18 में देखिए पूछ रहा है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। ठीक है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है, मतलब सबसे अच्छा है। तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूचना का अधिकार सबसे मतलब इसमें कारगर है। आगे देखिए पूछ रहा है कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है, तो महिलाओं के सीटें के लिए आरक्षित अभी भी लोकसभा में नहीं हुआ, आप लोगों को पता है। विधानसभा में भी नहीं किया गया अभी तक। याद रखिएगा कि सब पंचायती राज में ही किया गया है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उपरोक्त सभी मत करके आना, गलत हो जाएगा पंचायती राज। आगे देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का यहाँ पे बात हो रहा है, किसने इसका नेतृत्व किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 में 20 का आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मेधा पाटेकर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मेधा पाटेकर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आप लोग का आता है। आप भी देखिए समाप्यता के आधार पर, देखिए सभी के आधार पर आप लोग को संसाधन को बांटा गया है। आप लोग देखे होंगे समाप्यता के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है,
उत्पत्ति के आधार पे भी पूछा जाता है, समाप्यता के आधार पे पूछा जाता है। तो ये जितने भी हैं आपके मतलब कि ज्योग्राफी का जो पेपर है उसमें संसाधन के कौन से आधार पर कितने प्रकार है वो आपको याद रख लेना है, नहीं तो फिर दिक्कत होता है। यहाँ पे समाप्यता के आधार पर पूछ रहा है, लेकिन मैं जो टास्क देता जाता हूँ इंपॉर्टेंट टास्क वो आप लोग जरूर कर लीजिए। आप लोग बाकी के आधार पर भी जो है वो याद कर लीजिए और उनके प्रकार का नाम भी याद रखिए। तो याद रखिए समाप्यता के आधार पर 2 होते हैं, नवीकरणीय जो फिर से मतलब कि मतलब बन के जाए, और जो अनवीकरणीय जो फिर से ना तैयार हो, एक बार खत्म हो जाए तो फिर तैयार नहीं होता। नवीकरणीय में आपको कौन कौन से होते हैं मैंने बताया था, जल होता है, ये फिर से आप खत्म करोगे फिर आ जाएगा। अनवीकरणीय जो एक बार समाप्त हो गए फिर वापस नहीं आते। तो याद रखिएगा 2 होगा। 21 का ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 2। ठीक है, नवीकरणीय अनवीकरणीय। ठीक है, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में फिर पूछ रहा है 22 में कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती। याद रखिए नहीं पूछ रहा है, नहीं। तो याद रखिए काली मृदा में कपास बहुत अच्छा खेती होता है। कपास आप लोगों को पता होगा काली मृदा के लिए अच्छा खेत होता है। तो आप लोग मिट्टी के हिसाब से जान लीजिएगा कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उससे भी आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मिट्टी कहाँ पाया जाता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि कौन सा मृदा सबसे उपजाऊ भी है, वो भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती, बाकी तीनों जो दिख रहा है ये तीनों में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। तो जैव विविधता मतलब जितने भी मतलब बायोडाइवर्सिटी है उसको कम करने वाले कारक कौन है। तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं पहले। वन्य जीव के आवास का विनाश। अगर वन्य जीवों का आप आवास मतलब नष्ट कर दोगे तो वो कहाँ रहेंगे, वन्य जीव को मार के शिकार करके भी खत्म कर देंगे। आपको पता है काला हिरन जो है, फिर चीता जो है जो कि मोदी ने लाया, आपको पता होगा चीता, पहले चीता भी मतलब इंडिया में क्या हो गया था कि चीता यहाँ पे लुप्त हो गया था, फिर काला हिरन भी लुप्त होने पर है, गिद्ध भी लुप्त होने के कगार पे है। तो ये सारे जो हो रहे हैं वो किसके कारण हुए, शिकार के कारण भी हुए। पर्यावरणीय प्रदूषण और बदलावनल, हाँ प्रदूषण भी होगा तो भी क्या होगा, उनको रहने में कष्ट होता है, मतलब कि कुछ मतलब क्या बोलते हैं प्रजाति समाप्त हो जाते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा क्योंकि सभी तीनों कारण सही हैं नष्ट होने के लिए। 24 में देखिए पूछ रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लाभ कौन सा होता है। तो बहुउद्देशीय योजनाएं देखिए आपका हमेशा अधिकतर क्या होता है, बांध बनाया जाता है, उसी को बोला जाता है जिसमें एक से ज़्यादा उद्देश्य पूर्ति हो जाए। एक से ज़्यादा जो उद्देश्य का पूर्ति होता है उसे कहते हैं बहुउद्देशीय। ठीक है, तो याद रखिए परियोजनाएं कौन कौन सा लाभ देती है। तो बाढ़ पर नियंत्रण, हाँ जैसे कि कोई नदी में बहुत सारा पानी आता है तो यहाँ पे डैम तैयार कर दिया जाता है। तो जो डैम तैयार किया जाता है तो वहाँ से क्या होता है, पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि अगल बगल जगहों में जहाँ पे बाढ़ आता था वो डैम में पानी रुक जाता है, तो वहाँ पे बाढ़ बगल वाले इलाकों में नहीं आ पाता। ठीक, देखिए सिंचाई की सुविधा, हाँ अगल बगल के जितने भी मतलब कि यहाँ डैम है तो यहाँ बगल के गाँव वाले क्या कर सकते हैं, अपने खेती कर सकते हैं। आगे देखिए जल विद्युत उत्पादन, और डैम का मुख्य कारण ही यही है बनाने का कि जल मतलब विद्युत उत्पन्न कर सके, फिर बाद का सभी जगह को दे सके। आप लोगों को पता होगा दामोदर घाटी योजना इसी पर चलती है ताकि आप लोगों को क्या करें, मतलब कि बिजली दे सके। ठीक है, मेथन डैम में भी लगा हुआ है, मेथन डैम आप लोग गए होंगे घूमने के लिए, वहाँ पे जाके देख सकते हैं मेथन डैम में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंचाई व्यवस्था और जल विद्युत। तो क्या हो गया, सभी सही हो जाएगा कि वही उद्देश्य योजनाएं सभी में कारगर है। आगे देखिए पूछ रहा है चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं। तो देखिए ये किस तरह की फसलें मैं आपको बता दूं, इनको भारी मात्रा में उपजाया जाता है। एक मतलब कि नकदी फसल, रोपण फसल जिसको बोलते हैं, एकदम भारी मात्रा में उपजाया जाता है और उसके बाद एक साथ इनका कटनी कर दिया जाता है और बेचा जाता है। तो ऐसी फसलों को क्या बोला जाता है, रोपण फसलें। याद रखिएगा कि 25 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, रोपण फसलें। दलहन फसलें तो होगा नहीं क्योंकि दाल आता है इसमें, तिलहन फसलें तो होगा नहीं, तिलहन पौधे इसमें नहीं आता। मोटे अनाज हो गया जैसे आप लोग खाते हैं, जैसे मोटे अनाज में आप लोगों को पता होगा क्या क्या आता है, मैं बता दे रहा हूँ। मकई आ गया आपका, है ना, मक्का, या फिर आपका ज्वार, बाजरा, ये सारे क्या है, मोटे अनाज। तो ये सब याद रखिए, मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। ज्वार, बाजरा ये सभी मोटे अनाज हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन एक साथ लगाए जाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे केला का बागान होता है, गन्ना का बागान ही होता है, फिर चाय का भी बागान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बागान में खेती किया जाता है रोपण फसलें होता है। आगे देखिए भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। तो धान की खेती याद रखिए, धान क्या है, खरीफ फसल है। तो धान खरीफ फसल के अंदर आता है। खरीफ फसल जो वर्षा ऋतु में उपजाई जाती है, याद रखिएगा। और रबी फसल ठंडे की ऋतु में उपजाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। रबी फसल के 2-4 उदाहरण याद रखिएगा, पूछ लेगा इसमें से ये कौन सा, जैसे चना हो गया रबी फसल। तो ये सभी
जो पूछेगा कि ये कौन सा फसल है तो याद होना चाहिए, ठीक है। खरीफ फसल का भी एग्जाम्पल याद होना चाहिए। आप लोग कर लीजिएगा, जो मैं बोलते जाता हूँ वो इंपॉर्टेंट समझते चलिए, कर तो लेना ही है, जो भी मैं बताया वो कर लीजिएगा। रबी फसल के 4-5 उदाहरण याद कीजिएगा, खरीफ का, और ऊपर मैंने सबका उदाहरण बता दिए, ये सभी नोट करते चलिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, नोट करते चलिए। निम्नलिखित कोयले की खदान कौन सा झारखंड में है, तो कौन सा झारखंड में, तलचर तो है नहीं, ये नहीं है। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है बोकारो झारखंड में ही स्थित है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे झरिया में भी है, याद रखिए, रामगढ़ में भी होता है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं और क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग देखिए जिसको होता है इस उद्योग का उपयोग लगभग हर जगह में किया जाता है। तो देखिए लोहा इस्पात उद्योग जो है वो आप देखिएगा कि अगर आपको साइकिल भी तैयार करना है तो उसके लिए आपको इस्पात का ज़रूरत होता है, लोहा इस्पात का, समझ रहे हैं। अगर आपको कुछ और बनाना है, कुछ लोहे का मतलब मशीन बनाना है, तो मशीन बनाने के लिए भी लोहा इस्पात उद्योग चाहिए। लेकिन चीनी का उपयोग आपको दूसरे उद्योग में नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये लोहा का उपयोग जो है दूसरे रॉ मटेरियल के रूप में, जैसा कि आपको इतना बड़ा लोहा का एक टुकड़ा बना दिया गया, चकोर, समझ रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा चक्कर बना दिया गया, इसको जाके दूसरे जगह में जो जहाँ पे दूसरा मतलब कि इस्पात का उद्योग है वहाँ पे भेज दिया गया, और यहाँ पे इसको सांचे में डाल के फिर साइकिल के लिए उसका पार्ट्स तैयार कर लिया गया, साइकिल का पार्ट्स तैयार कर लिया गया, या फिर कोई मशीनरी है तो उसका मशीनरी का तैयार कर लिया गया पार्ट्स, तो रो पार्ट्स का तैयार कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोहा इस्पात उद्योग। बाकी में देखिए सूती वस्त्र उद्योग ऐसा नहीं है, बाकी सब जगह सूत तो एक ही जैसा निकलता है, जाके फिर कपड़ा में सिलाई होता है, दूसरे बड़े उद्योग में नहीं यूज होता है, ठीक है। लेकिन लोहा इस्पात उद्योग जो होता है लगभग सभी चीज़ में यूज होता है, पहले आप एरोप्लेन बनाए या फिर जहाज़ बनाए, सब में यूज़ होता है। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग याद रखिए आधारभूत उद्योग है, और इसलिए जिस प्रदेश में याद रखिए लोहा, खनिज जिसको बोलते हैं, और अयस्क ही आपको पता होगा कि धातु का मूल रूप अयस्क में ही पाया जाता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिसमें लोहा और कोयला, ये दो क्षेत्र जो चीज़ें हैं, ये जहाँ पे ज़्यादा पाई जाती हैं वो जगह मतलब जो भी देश में पाया जाता है वैसे देशों को कोई बड़ा दिक्कत नहीं होता। तेल भी, ये 3 चीज़ें, ठीक है। आगे देखो, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से कितना गुना जल, ठीक है, कितना गुना जल दूषित होता है। तो याद रखिएगा 8 गुना जल दूषित हो जाता है। सी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 गुना आप लोग का बर्बाद हो जाता है। अगर 20 लीटर अगर कहीं से निकलता है डेली कारखाना से, तो 160 लीटर, 8 से गुना कर दीजिए, 860 लीटर वो पानी बर्बाद करेगा, और खुद का 20 लीटर बर्बाद हुआ सो हुआ ही, 180 लीटर पानी बर्बाद हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो क्या हो जाएगा, असत्य है, सॉरी असत्य है। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि कौन सा परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए याद रखिए कि सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, ये सही है कि सड़क किनारे किनारे जितने भी घर वाले हैं सभी के लिए उपलब्ध रहता है, ठीक है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, ये भी सत्य है। आप देखेंगे पहाड़ों हो या कुछ भी हो, आजकल बड़े बड़े मशीन है, उसको प्लेन करके मतलब समतल करके वहाँ पे भी रोड बना लिया जाता है, ये सही है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, एकदम सही है। अभी आप रेलवे स्टेशन जाओगे तो सड़क जैसे पटरी यहाँ पे, तो आप मतलब कि सड़क के थ्रू ही यहाँ पे बस में बैठ के जाओगे और यहाँ पे स्टेशन में उतर के फिर ट्रेन मतलब पकड़ोगे। तो सभी के लिए चाहे आप कहीं पर भी जाओ, सबसे ज़्यादा है सड़क परिवहन कड़ी के रूप में कार्य करता है। कहीं भी जाना है तो इसका यूज आपको करना ही पड़ेगा। आगे देखिए, रेलवे के पीछे लागत बहुत अधिक है, ये गलत है। याद रखिए कि रेलवे में आपका लागत अधिक होता है वहाँ का रख रखाव में, बाकी चीज़ों में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। तो मानव विकास रिपोर्ट जो होता है, ह्यूमन जो डेवलपमेंट रिपोर्ट जाता है ना, इंडेक्स जो आता है, तो वो इंडेक्स किस पर आता है, स्वास्थ्य पर भी आता है, शिक्षा पर भी आता है कि कौन सा देश कितना मतलब कि एजुकेशन के मामले में आगे है, कौन हेल्थ केयर में कितना आगे है, प्रति व्यक्ति आय, जो कि प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। सभी लोगों का पूरा देश का जितना आय रहता है, देश का आय, देश की मतलब पूरा आय, और बट्टा में जितने लोग यहाँ के कमाने वाले हैं सभी को भाग दे दिया जाता है, या फिर जितना आदमी है पूरा टोटल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। तो प्रत्येक उपरोक्त सभी हो जाएगा कि तीनों से विकास का तुलना किया जाता है कि कौन सा देश कितना आगे है। 31 का क्या हो जाएगा, डी। आगे देखिए 32 में पूछ रहा है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। तो याद रखिए 32 का आंसर हो जाएगा धारणीय विकास। धारणीय विकास जो है भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। आगे देखिए, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स है। ये क्वेश्चन लगभग हर साल मैं देखता हूँ रिपीट होता है, इसको याद रख लेना। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है। याद रखिए सरकारी अस्पताल में मतलब कि उसको छुट्टी भी मिलेगा, छुट्टी के लिए उसको वेतन भी मिलेगा,
ठीक है। और क्या हुआ, नौकरी मतलब कि उसकी निश्चित है, मतलब नौकरी में उसको किसी तरह का हटाया नहीं जाएगा, मतलब अनिश्चितता नहीं है, मतलब निश्चित है कि नौकरी उसको वहीं पे काम मिला है। तो याद रखिए ये संगठित हो गया। असंगठित जिसमें आपको मतलब कि कार्य का आपको कोई गारंटी नहीं हो, 2-4 दिन आप काम में जा सकते हो, फिर वो आपको नौकरी से निकाल भी सकता है, लेकिन सरकारी में कोई निकाल नहीं सकता, तो वो संगठित होता है। 33 का डी। और साथ में पैसे भी अवकाश के लिए दिए जाते हैं। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो 34 का आंसर याद रखिएगा हो जाएगा परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये सेवा क्षेत्र के गतिविधियां आते हैं। याद रखिएगा कि ये वाला पूछता है प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं, याद रख लीजिएगा, ये सारे आप लोग को देखने हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आती हैं गतिविधियाँ, द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है, ये सारे याद आप लोग कर लीजिएगा। तृतीय क्षेत्र में कौन आता है, परिवहन में ये आता है, ये सेवा क्षेत्र में ये आता है। ठीक है, 35 में चलते हैं कि वस्तु विनिमय पद्धति आप लोगों को पता होगा कि एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु को दे देना। जैसे कि अगर आपके पास घास की टोकरी है 10, तो घास की 10 टोकरी तो दोगे, तो मैं बदले में क्या कर सकता हूँ, एक पेड़ का जलावन आपको दूंगा, पेड़ का काट के जलावन जो है दे दूंगा, ताकि आप लोग महीना दिन जला सको। इस तरह से होता था पहले। तो याद रखिए कि क्या होगा, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। देखिए एक तरफ से जानवर दिया जा रहा है, दूसरे तरफ से भी जानवर दिया जा रहा है। 10,000 पैसा अगर रहेगा तो यार फिर वस्तु विनिमय पद्धति कहाँ से आएगा, तो ये गलत है। बैंक तो रहेगा ही नहीं, बैंक से भी पैसा मिलेगा। दूध बेचोगे, पैसा लोगे, तो पैसा तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए, पैसा नहीं मिलता था। वस्तु विनिमय पद्धति में होता था एक वस्तु दीजिए, दूसरा वस्तु आप एक हाथ से लीजिए। जैसे कि आप किसी को अगर 10 किलो चावल दिए, जोड़ नहीं पाओगे, 10 किलो मतलब कि 10 अगर आप सूप में देते हैं, आप लोग याद होंगे 10 सूप अगर आप उन्हें चावल दिया, तो बदले में उन्होंने क्या किया, 15 सूप आपको क्या दे दिया, गेहूं दे दिया। इस तरह से होता था। आगे देखिए, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं। व्यापारिक बैंक का क्या कार्य है, ऋण देता है, सही है, साख निर्माण करता है, सही है, जमा स्वीकार करता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। 37 में देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशों में उत्पादन का नियंत्रण होता है। बहुराष्ट्रीय मतलब एक से ज़्यादा राष्ट्र में, तो क्या हो जाएगा, एक से अधिक राष्ट्र में इनका अपना होता है। सभी जगह में ये अपना मतलब बिजनेस करते हैं और सभी जगह में अपना सामान बेच सकते हैं। आगे देखिए, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है, आप लोग को याद होगा, टाटा हमारा भारत का कंपनी है। महिंद्रा, टाटा महिंद्रा का आप लोग कार देखे होंगे, भारत की कंपनी है। टोयोटा जापान की कंपनी है, टोयोटा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे पूछ रहा फोर्ड मोटर, तो फोर्ड मोटर याद रखिए अमेरिका की कंपनी है। फोर्ड जो है, फोर्ड मोटर्स, वो आपका अमेरिका की कंपनी है। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है, तो याद रखिए जो हॉलमार्क होता है वो आभूषण, मतलब जो भी आप ज्वेलरी लेते हैं, लड़कियां लोग लेती हैं, आप जब शादी होता है तो लड़कियां लेती हैं, तो ज्वेलरी में हॉलमार्क लगा रहता है, जिसको देख के लेना पड़ता है, नहीं तो पता चलेगा कि नकली लेके आ गए यार, और दाम पूरा 22 कैरेट का। याद रखिएगा 22 कैरेट सोने का आभूषण में 22 कैरेट का यूज होता है। ठीक है, आभूषण में 22 कैरेट सोना जो होता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये पूछ रहा है, तो आपका 40 का आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन का 24 दिसंबर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और सारे PDF मिल जाएंगे। साथ ही वहाँ पर डिस्कशन भी किया जाता है, तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों को बहुत प्रॉफिट होगा। ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, फालतू का काम वहाँ पर नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा टेलीग्राम ग्रुप है। सभी को जुड़ना आवश्यक है, सभी को आज मैं बोल रहा हूँ जुड़ जाइए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, हमारे दो आप लोगों को मैं बता दूं यूट्यूब चैनल है, एक बोर्ड आभा है, नवाब है, तो ये दोनों चैनल आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना, देख लीजिए। दोनों टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, ये क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल से। देखिए ये बोर्ड आभा और नवाब है, 2 यूट्यूब चैनल है। अभी आप बोर्ड आभा देख रहे हैं, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब में। और याद रखिए पिछले साल बोर्ड यहाँ से झारखंड बोर्ड के 1200 से भी ज़्यादा बच्चे 75% से अधिक लाए हैं। अब देख लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, देखिए टेलीग्राम आप लोग के अगर पास नहीं है ऐप तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए टेलीग्राम का ऐसा दिखता है। अब 3 हमारे PDF सॉल्यूशन के लिए और वीडियो लिंक के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएंगे। 3 टेलीग्राम ग्रुप में कौन कौन जुड़ना है देख लीजिए। क्लास 10th वाले बच्चों को एक ये जुड़ना है, टेलीग्राम मेन ग्रुप नेम, मेन ग्रुप का नाम क्या है, बोर्ड आभा जैक बोर्ड, देख लीजिए। इसमें जुड़ जाओ यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ जुड़ जाओ। और एक है क्लास 10 वाला के लिए जैक बोर्ड क्लास 10 चैंप्स, ये दोनों जुड़ जाओ। मेन ग्रुप में सबको जुड़ना है, 10th-12th वाले बच्चे दोनों जुड़ेंगे और 10th वाला में सिर्फ 10th वाले जुड़ेंगे। 12th वाले में मत जुड़ना है, मैं बोल दे रहा हूँ, कोई काम का नहीं है, टाइम बर्बाद होगा। तो 12th वाले में मत जुड़ना, आप लोग ये दोनों में जुड़ जाना, 10th वाले, ये और ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। धन्यवाद।